हमारे साथ आज फ्रैंकली स्पीकिंग पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आज हैं और आज बहुत से लोगों ने ऐसा कहा है कि जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख के चुनावों के बाद इन्होंने दोबारा एक बार फिर से झंडे गाड़ दिए हैं ऐसे समय पर जब ऑपोजिशन कहीं सवालिया चिन्ह खड़े कर रही थी कि योगी जी का और उनके पूरे शासन का जो 4.5 साल का शासन है उसकी एक प्रतिक्रिया इलेक्शन में होगी 2022 में, तो इनका क्या होगा, यूपी हटेगी कि नहीं। योगी जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रैंकली स्पीकिंग पर। ये चुनावों के जो नतीजे आए हैं, नमस्ते। ये आपने एक करारा जवाब दिया है विपक्ष की पार्टियों को जो एक सवालिया निशान लगा रहे थे आपके 4.5 साल के कार्यकाल पर। आज उनको आप क्या कहना चाहेंगे? नाविका जी, देखिए, पिछले 4.25 साढ़े 4 वर्ष हमारी सरकार के होने जा रहे हैं। हम लोगों ने पहले दिन से ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक मंत्र हम लोगों को 2014 के पहले दिया था, सबका साथ सबके विकास का, उस मंत्र का अनुसरण करते हुए शासन की योजनाओं को पूरी ईमानदारी के साथ बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके तक पहुंचाने का कार्य किया। साथ साथ उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को भी चेंज किया। उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले जाति और मजहब की जो राजनीति थी उससे अलग हट करके प्रदेश में दंगा और भ्रष्टाचार का जो बोलबाला था, इससे उभर करके प्रदेश में बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को सबका साथ सबके विकास की भावना के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया। प्रदेश को दंगों से मुक्त किया, सुदृढ़ कानून व्यवस्था का राज प्रदेश के अंदर स्थापित किया। उसका परिणाम तो दिखना ही था और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। लेकिन उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के परिणाम ने इस बात को बताया है कि पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक केवल भारतीय जनता पार्टी है, केवल भारतीय जनता पार्टी है। और ये उत्तर प्रदेश के अंदर पंचायत से लेके पंचायत में भी सबसे बड़े दल के रूप में और पार्लियामेंट में भी सबसे बड़े दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से है। ये एक अच्छा संकेत है। इतनी बड़ी संख्या में पंचायत के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में पहली बार सफलता प्राप्त की। हमारे चुनाव की प्रक्रिया 26 मार्च से प्रारंभ हुई थी और इस पूरी प्रक्रिया में 8,70,000 से अधिक प्रतिनिधि चुने गए। अगर ब्लॉक प्रमुख चुनाव में 2-3-4 घटनाओं को छोड़ दें तो 8,70,000 प्रतिनिधि जहां चुने जा रहे हों, दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव आप मान सकते हैं इसको। कोरोना महामारी के बावजूद जो परिणाम और जिस प्रकार से चुनाव संपन्न हुए हैं, ये सबके सामने है। केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों की ये विजय है। भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं के परिश्रम का ये प्रतिफल है और मैं सभी विजयी प्रत्याशियों को इसके लिए बधाई देता हूं, उन्हें अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को परिश्रम के लिए, पुरुषार्थ के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं। योगी जी, आपने कहा ये मार्च से शुरू हुए चुनाव और ये इसमें बीजेपी को एक बहुत ज्यादा सफलता मिली है और ये सफलता अभी जो जिला परिषद के चेयरमैन और ब्लॉक प्रमुख के जो चुनाव हुए हैं उसमें नजर आ रही है। 75 में से 65 सीटें आपको मिली हैं। ब्लॉक प्रमुख के इलेक्शंस में, जिला पंचायत के इलेक्शंस में 635 बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है और आपने सही पहले ही अब जवाब दे दिया कि
छोटी सी घटनाएं कुछ हुई हैं, जिन्हें आप छोटी घटनाएं कह रहे हैं, उस पर बवाल उठाया है ऑपोजिशन ने कि ये जानकर लोगों को डराया गया, प्रतिनिधियों को अपना पर्चा भरने नहीं दिया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने तो यहां तक ट्वीट कर दिया और तस्वीरें डाली हैं भाजपा की गुंडागर्दी, और एक विशेषकर एक घटना का उल्लेख किया है सबने, जहां एक स्त्री के साथ कुछ अनहोनी की गई थी भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा। ये सारी चीजें उजागर की हैं ऑपोजिशन ने और कहा है कि इसकी वजह से उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर पर सवालिया निशान है। देखिए, हमें कुछ चीजों को समझना होगा। पंचायत चुनाव में 58,000 से अधिक ग्राम प्रधान चुने गए, 7 लाख से अधिक पंचायत के सदस्य चुने गए, 77,000 से अधिक क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्य चुने गए, 3,050 जिला पंचायत के सदस्य चुने गए, 825 ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव हुआ और 75 जनपदों के जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव हुआ। देखिए, मैंने आपको संख्या बताई ना, कितनी बड़ी संख्या थी। घटना, छोटी भी घटना हमारे लिए एक चुनौती होती है और इसमें जवाबदेही तय होती है। लखीमपुर की जिस घटना की बात की जा रही है, ये सपा और निर्दल प्रत्याशी के बीच का विवाद है, जिसमें समाजवादी पार्टी और निर्दल प्रत्याशी के समर्थक आपस में भिड़ते हैं और उस महिला को अपने पक्ष में करने का प्रयास करते हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने 825 जो विकास खंड थे जिनमें ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होना था, इनमें से लगभग 14 सीटें ऐसी थीं जिसको हमने अपने सहयोगी दल अपना दल इसको दिया था। 131 सीटें ऐसी थीं जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के 2 कार्यकर्ता बराबर की दावेदारी कर रहे थे और चूंकि पंचायत चुनाव की घोषणा, ब्लॉक प्रमुख चुनाव की घोषणा हो गई थी और उनको आपस में बिठा करके कोई रजामंदी नहीं की, तो उनको बीजेपी ने फ्री छोड़ दिया था। शेष अन्य सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी थी। लखीमपुर की सीट जिस पर यह विवाद का मामला आया था, जिसमें एक महिला के साथ में दुर्व्यवहार की कुछ बात सामने आ रही थी, भारतीय जनता पार्टी का तो वहां तो कोई प्रत्याशी ही नहीं था, न किसी को समर्थन दिया था। ये बात वे लोग करते हैं जिन्होंने प्रदेश के अंदर अपने शासनकाल में गुंडागिर्दी का खुला नाच किया था, और वे लोग इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं जो लोग पिछले 1.5 साल से 2 साल से उत्तर प्रदेश के अंदर जिनके दर्शन ही किसी को नसीब नहीं हुए हैं। ट्विटर पर ट्वीट करने पर ही जिनकी राजनीति है, वे लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। लेकिन लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है, हम लोगों को उसमें बहुत प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करनी है। शासन के संज्ञान में जैसे बात आई थी, पूरा थाना सस्पेंड हुआ था और उन लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की गई थी जिन्होंने एक महिला सदस्य के साथ दुर्व्यवहार किया था, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हुई है। और इस प्रकार की किसी भी घटना को हम लोगों की पहले दिन से है कि कानून के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं देंगे। जीरो टॉलरेंस की जो नीति थी, उसी के तहत इतने बड़े चुनाव को हम लोग प्रदेश के अंदर कोरोना महामारी के बावजूद संपन्न करने में सफलता प्राप्त हुई है। योगी जी, आप पार्लियामेंट इलेक्शन और आप कह रहे थे कि पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक भाजपा का झंडा लहरा रहा है। मैं आपको याद कराना चाहती हूं कि अभी हाल ही में कुछ 5 स्टेट्स के चुनाव हुए थे और बंगाल में
बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन बीजेपी ये इलेक्शन जीत नहीं पाई। हारना तो मुश्किल है कहना, क्योंकि बीजेपी वहां पहले थी नहीं और 3 सीट से 78 सीट पर गई, पर जीत नहीं पाई, जिसकी घोषणा पहले दिन से बीजेपी कर रही थी। योगी जी, अब अगले जो स्टेट्स इलेक्शन में जा रहे हैं उसमें उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि भाजपा की इस वक्त सारी उम्मीदें योगी आदित्यनाथ के कंधों पर टिकी हुई हैं। आप खुद क्या समझते हैं कि ये बहुत ज्यादा प्रेशर है, स्ट्रेस है आपके ऊपर, क्योंकि 2022 का जो चुनाव है उत्तर प्रदेश का, वो भाजपा को किसी भी हालत में जीतना ही है, नहीं तो एक प्रश्न चिन्ह लग जाएगा भाजपा पे। ये आप पर कितना प्रेशर डालता है? देखिए, अभी हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा के चुनाव में असम में भारतीय जनता पार्टी की फिर से वापसी हुई है। पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी 3 से बढ़कर के 77 सीटें जीती है। हमने बढ़ोतरी की है और लोकतंत्र में हम लोग हमेशा हर प्रकार की उस परिस्थिति के लिए तैयार भी रहते हैं, लेकिन ये कह देना कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी है, ये गलत है। चुनाव वे लोग हारे हैं जिनका पहले वहां वजूद था, आज नामो निशान मिट गया है। जिन लोगों ने एक लंबे समय तक बंगाल के अंदर शासन किया था, लेकिन आज वे कहीं परिदृश्य में नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कई गुना अपना वोट बैंक बंगाल के अंदर बढ़ाया है और ये आगे की एक संभावना भारतीय जनता पार्टी में बंगाल की जनता देखती है। परिस्थितियां थी जिन परिस्थितियों के कारण कोरोना महामारी के उस संक्रमण के दौरान भारतीय जनता पार्टी बंगाल में आने से वंचित रही, लेकिन लोगों के मन में एक उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर आएगी जरूर। जहां तक आगामी विधानसभा चुनाव की बात है, उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव हैं। भारतीय जनता पार्टी का परिणाम पहले की तरह ही उज्जवल रहेगा और उत्तर प्रदेश में फुल मेजॉरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार में आएगी। इसमें कोई संदेह किसी भी स्तर पर नहीं होना चाहिए। लगातार 2017 के बाद जो जनादेश मिला है, 2017 के बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव के बाद 2 बड़े उपचुनाव यूपी के अंदर हुए हैं। इन उपचुनावों में और पंचायत चुनाव में ये परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए हैं और इसलिए हम इस बात को कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फिर से भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा। योगी जी, लोगों का कहना है कि 7 महीने पहले चुनाव से आपका एक ही फॉर्मूला है चुनाव जीतने का, और वो फॉर्मूला है पोलराइजेशन और कम्युनल इश्यूज को ऊपर उठाना। आज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है और आज आपने वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पर कहा है कि एक पॉपुलेशन पॉलिसी आनी चाहिए, जो हर समय बहुत से लोगों ने कहा है कि ये होना चाहिए, क्योंकि हमारे डेवलपमेंट के साधन लिमिटेड हैं और जब तक हमारी जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं होगा हम ये साधन हर आदमी के लिए पूरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ ये बात कहते हैं तो लोग कहते हैं कि ये चुनाव से पहले पोलराइजेशन की बात है। समाजवादी पार्टी ने भी आज ये कहा है, कांग्रेस पार्टी ने भी ये बात कही है और एंटायर ऑपोजिशन इस पर यूनाइटेड है कि आपने पोलराइजेशन की शुरुआत कर दी है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पे पॉपुलेशन पॉलिसी के थ्रू।
देखिए, आज विश्व जनसंख्या दिवस है। अगर इस दिवस की मंतव्य के अनुरूप सरकार कोई पॉलिसी लेकर के आती है, पहली बार नहीं आई है, हर 10 वर्ष के लिए सरकार की एक पॉलिसी सामने आती है। इससे पहले भी आई थी। ये जनसंख्या नीति 2021 से 30 की है, यूपी गवर्नमेंट की। इसमें कुछ चीज़ें हैं जिसमें खासतौर पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को कैसे अचीव किया जा सकता है, जिसके अंतर्गत गरीबी का सर्वथा उन्मूलन होना, सबको शिक्षा, सबका स्वास्थ्य, रोजगार को बढ़ावा देना, जल संसाधन के संरक्षण की व्यवस्था, एग्रीकल्चर के फील्ड में कार्य करने की क्या स्थिति हो सकती है, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण के लिए हम लोग क्या प्रयास कर सकते हैं। यूएन ने जो 2016 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स तय किए थे, यूपी विधानमंडल में इस पे चर्चा हुई थी और लगातार 36 घंटे तक इसकी चर्चा चलती रही। उसी के क्रम में हम लोगों ने अपनी नई पॉलिसी भी तैयार की है। इसका आधार सीमित परिवार, खुशहाल परिवार, हर व्यक्ति को संसाधनों का, शासन के संसाधनों का और मौजूदा प्राकृतिक संसाधनों का लाभ मिल सके, इन सभी कार्यक्रमों के साथ जोड़ने का है। फोकस्ड करना उन क्षेत्रों में जहां पर आबादी अभी भी ज़्यादा है और लोग जहां पे अभी भी ज़्यादा बच्चा पैदा करने की एक प्रवृत्ति है, उनके कारणों को चिन्हित करना, वहां पे अवेयरनेस के विशेष कार्यक्रम चलाना। तीसरा, शासन की नीतियां ऐसी होनी चाहिए कि रिलीजियस डेमोग्राफी पर भी उसका असर न पड़े। इन सभी बातों को लेकर के एक अभी पॉलिसी बनाई है, ये इसको लॉन्च किया गया है। बाकी चीज़ें धीरे धीरे करके सामने आएंगी, लेकिन मुख्य रूप से हर एक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाना, संसाधनों का भरपूर उपयोग हर एक व्यक्ति तक पहुंचाया जा सके, इन मौजूदा संसाधनों को कैसे हम पहुंचा सकते हैं, इसके लिए एक नीति शासन ने दी है। लेकिन जिन लोगों को कुछ करना नहीं या जिन लोगों ने कुछ किया नहीं, वे लोग हर एक कार्य में राजनीति देखते हैं। हम लोगों ने जब हमारी सुरक्षा के साथ सेंध लगाने वाले एक रैकेट का पर्दाफाश किया, जो मतांतरण के नाम पर मूक बधिर बच्चों को निशाना बना करके प्रदेश के सुरक्षा प्रतिष्ठानों को, वीवीआईपीस को निशाना बनाना चाहते थे, तो उसको भी पोलराइजेशन के साथ जोड़ने का प्रयास हुआ है। ये पोलराइजेशन नहीं, ये शासन की नीति है कि सबको सुरक्षा और सबका विकास। तो सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की छूट भी किसी को नहीं दी जाएगी और भ्रष्टाचार और बेईमानी को आगे बढ़ाने की छूट भी किसी को नहीं दी जाएगी। शासन इसी मंशा के साथ कार्य कर रहा है। लेकिन योगी जी, लोगों का कहना है कि आप खास करके मुस्लिम समाज की तरफ ये कदम उठा रहे हैं, क्योंकि कई वक्तव्यों में भाजपा के कई नेताओं ने कहा है, 2015 की एक आपकी भी स्पीच है जिसको उजागर किया जाता है और कहा जाता है कि आपकी पहले से ये मंशा थी और आप ये मुस्लिम्स को टारगेट करने के लिए पॉलिसी ला रहे हैं। इनको आप क्या जवाब देंगे? देखिए, हम लोग किसी व्यक्ति, जाति, मत या मजहब को टारगेट करने की हमारी कोई मंशा नहीं है। प्रदेश के 24 करोड़ जनता के जीवन में खुशहाली लाना, उनकी सुख और समृद्धि के लिए और प्रदेश के संसाधनों का भरपूर उपयोग उन लोगों तक पहुंचाया जा सके, शासन की ये मंशा है। किसी वर्ग विशेष को टारगेट करने का नहीं। समस्या ये है कि जिन लोगों की सोच संकीर्ण है, तो अपने उस संकीर्ण दायरे में रहकर के उसी प्रकार के वक्तव्य भी देते हैं, उस प्रकार की बातें भी करते हैं। सरकार की धारणा बहुत स्पष्ट है, हमें 24 करोड़ लोगों के हितों को ध्यान में रख करके अपने कार्य योजना को आगे बढ़ाना है और 24 करोड़ लोगों के ही हितों को ध्यान में रख करके सरकार
प्रत्येक की सुरक्षा के लिए, प्रत्येक की समृद्धि के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। लेकिन योगी जी, आपकी ड्राफ्ट पॉलिसी में ऐसे प्रावधान हैं जिसमें कहा गया है कि अगर आपके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे तो आपको कुछ वेलफेयर स्कीम्स नहीं मिलेंगी, आप लोकल बॉडी चुनाव में खड़े नहीं हो पाएंगे, या आपको अगर आपके पास सरकारी नौकरी है तो आगे से सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, इंसेंटिव्स नहीं मिलेंगे, लोन्स नहीं मिलेंगे। इसमें कहीं ना कहीं लोगों का यह कहना है कि ये अवेयरनेस से आगे जाती है, ये लोगों के साथ एक जबरदस्ती की जाती है, और हमारी डेमोक्रेसी में सबकी अपनी अपनी चॉइस है कि वो कितने बच्चे पैदा करें। ये एक क्रिटिसिज्म होता है इस पॉलिसी का कि आप जबरदस्ती करना चाहते हैं। क्या ये जबरदस्ती है? पॉलिसी जिन लोगों ने पढ़ी नहीं है वे लोग इस प्रकार की बातें कर रहे होंगे। पॉलिसी आज लॉन्च हो चुकी है, एक बार आप लोग उसको देख लेंगे तो मुझे लगता है सभी भ्रांतियां दूर हो जाएंगी। लॉ कमीशन क्या कर रहा है ये हम लोग अभी नहीं कहना चाहते हैं, क्योंकि लॉ कमीशन की कोई भी सिफारिश अभी मेरे पास नहीं आई है। लेकिन सरकार की जो पॉलिसी है मैंने उसके बारे में चर्चा की है, और लॉ कमीशन का ड्राफ्ट अलग है, सरकार की पॉलिसी अलग है, दोनों में अंतर है। लॉ कमीशन का ड्राफ्ट वह कानूनी पक्ष का होगा, वो अलग विषय है। उसका कोई भी अभी ड्राफ्ट हमारे पास नहीं मौजूद है, ना हमारे पास आया है, ना कोई सिफारिश मेरे पास अभी आई है। लेकिन सरकार की जो पॉलिसी है, आज हमने 2021 से 30 तक की जनसंख्या नीति उत्तर प्रदेश 21-30 ये हम लोग आज लॉन्च कर चुके हैं। योगी जी, 2015 में योग साधना यशवीर आश्रम बागरा विलेज में एक कार्यक्रम हुआ था, उसमें आपने कहा था द कंपैरेटिवली हाई फर्टिलिटी रेट अमंग मुस्लिम विल बी अ कॉज ऑफ डेंजरस डेमोग्राफिक इम्बैलेंस। इसमें आपने कहा था कि मुस्लिम समाज की संख्या ज्यादा हो जाएगी क्योंकि इनके यहाँ फर्टिलिटी रेट या बच्चा पैदा करने की दर ज्यादा है। क्या आप इस फैक्ट से आज भी सहमत हैं? देखिए, एक चीज हमें सोचना होगा कि रिलीजियस डेमोग्राफी का इम्बैलेंस ये हमेशा एक खतरे की घंटी होगी, और हर एक तबके को इसके बारे में सोचना होगा। इसको हमें हल्केपन से नहीं लेना होगा। लेकिन जनसंख्या स्त्रीकरण की दिशा में जो इस समय प्रयास प्रारंभ हुए हैं, ये एक सकारात्मक सोच के साथ प्रारंभ हो रहे हैं, और इस सकारात्मक सोच के पीछे का भाव है कि हर एक व्यक्ति के जीवन में खुशहाली लाई जा सके, संसाधनों का भरपूर लाभ उन्हें उपलब्ध कराया जा सके, और ये तभी होगा जब परिवार छोटा होगा, और वो छोटा परिवार दूसरा इसके माध्यम से मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को नियंत्रित करना होगा। तो मातृ मृत्यु दर जब 2 बच्चों के बीच में एक गैप होगा तो स्वाभाविक रूप से उस एक बच्चे पर पूरा फोकस माँ बाप का हो पाएगा। और इन सभी अभी चिंताजनक स्थिति। अब अगर नेशनल एवरेज से उत्तर प्रदेश की हम तुलना करें तो अभी हम नेशनल एवरेज से ही पीछे हैं, और इंटरनेशनल एवरेज जो है अगर उसके साथ हम देखेंगे तो उसमें काफ़ी अंतर है। हमें हर व्यक्ति के स्वास्थ्य को ध्यान में रख करके, हर एक व्यक्ति की खुशहाली को ध्यान में रख करके इस प्रकार के अवेयरनेस के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, और सरकार ने जो अपनी जनसंख्या नीति बनाई है उसी बात को ध्यान में रख करके की है। योगी जी, पूर्व लॉ मिनिस्टर सलमान खुर्शीद ने
ऑब्जेक्शन लिया है इस पॉलिसी के अनाउंसमेंट से, और वो कहते हैं कि सबसे पहले आपकी सरकार को डिक्लेयर करना चाहिए कि आपके कैबिनेट में जितने मंत्री हैं उनके कितने बच्चे हैं, और उन्होंने आगे बढ़कर ये भी कहा है कि कितने जायज और कितने नाजायज बच्चे हैं ये भी उन्हें बताना चाहिए। इस तरह की जो कमेंट्स हैं इनको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जिनके भाव और जिनके कृत्य जैसे रहे हैं वे जायज और नाजायज की बात करते हैं। जो इस धरती पर आया है वो सब जायज है, कुछ भी हमारे लिए नाजायज नहीं है। एक कांग्रेस की सोच है और कांग्रेस अपनी सोच के साथ काम की है, और मुझे लगता है कि पूर्व लॉ मिनिस्टर को ही पूछना चाहिए इसके बारे में कि वास्तव में वह मानवता का अपमान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और क्या लॉ मिनिस्टर के रूप में इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग करते हुए उनको कहीं कोई संकोच भी आया कि नहीं आया। योगी जी, एक और इशू है, और वो इशू है जो आपके यहाँ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मौर्य जी ने एक सड़कों को, कार सेवक जिनकी मौत हो गई थी 1990 में, जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब, जिनकी मौत हो गई थी फायरिंग में, सड़कों को उनके नाम पर नेम करने की, उस पर लोगों ने कहा है ये भी पोलराइजेशन का एक फॉर्मूला है। वापस से वही मंदिर, वही मस्जिद, वही विवाद, वही कार सेवक वर्सेस बाबरी मस्जिद के जख्मों को ताजा किया जा रहा है। देखिए, अयोध्या में विवाद शांत हो चुका है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उनके कर कमलों से 5 अगस्त 2020 में मंदिर के कार्य का शुभारंभ भी हो चुका है। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण से संबंधित जो हम लोगों के संकल्प थे वे संकल्प पूरे हो चुके हैं। रही बात सड़कों के निर्माण के लिए, तो मुझे लगता है कि विभाग को इस पर निर्णय लेने का पूरा अधिकार है। इसका पोलराइजेशन से कोई मतलब नहीं है। राम जन्मभूमि में जितने भी निर्दोष कार सेवक मारे गए थे या शहीद हुए, उन्हें सम्मान देना, मुझे लगता है कि उसकी में कोई बुराई नहीं। उन शहीद कार सेवकों की स्मृति को तरोताज़ा बनाने के लिए अगर विभाग अपने स्तर पर कोई कार्रवाई कर रही है तो उसमें कहीं कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। उसको पोलराइजेशन से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। ये राहुल गांधी जी ने कहा लोनी के सवाल पर, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि श्री राम के सच्चे भक्त ऐसा कर सकते हैं। ऐसी क्रूरता मानवता से कोसों दूर है और समाज व धर्म दोनों के लिए शर्मनाक है। कहने का मतलब ये योगी जी कि कहीं ना कहीं ऑपोजिशन आपके ऊपर, क्योंकि आपकी इमेज इस तरह की है, आप हिंदुत्व के प्रतीक माने जाते हैं, तो लोग आप पर हमेशा एक निशाना साधे रखते हैं कि कहीं ना कहीं शायद आप माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ अन्याय कर रहे हैं। कम से कम अपने वक्तव्यों में ऑपोजिशन हर वक्त यही डेमोन्स्ट्रेट करना चाहती है। आप इनको क्या कहना चाहेंगे, राहुल गांधी जैसे लोगों को जो ये आप पर पहले तोहमत लगाते हैं? मैं वही पूछना चाहता हूं कि पहले लोनी की घटना का पर्दाफाश हो चुका है। वहाँ पे जय श्री राम या वंदे मातरम जैसे शब्दों का प्रयोग कहीं नहीं हुआ था। एक ही समुदाय के दो लोगों का विवाद था और उस विवाद को कैसे सांप्रदायिक रूप देने का प्रयास हुआ था। जब हम बिना सोचे समझे वक्तव्य देते हैं
तो हम लोगों की स्थिति या उन लोगों की स्थिति हास्यास्पद होती है जैसे राहुल गांधी हमेशा अपने वक्तव्यों से एक हास्यास्पद स्थिति में पहुंच जाते हैं। लोग उनको कभी गंभीरता से इसीलिए नहीं लेते हैं। और मैंने उसी समय इसका जवाब दिया था कि लोनी की घटना, पुलिस ने दूध का दूध और पानी का पानी साफ कर दिया है। और राहुल गांधी से मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर वो उत्तर प्रदेश को अपमानित करने की प्रवृत्ति से दूर कब होंगे, क्योंकि जब वह केरल में जाते हैं तो अमेठी और उत्तर प्रदेश के नागरिकों के बारे में वहाँ भी टिप्पणी करते हैं। जिस अमेठी ने और जिस उत्तर प्रदेश ने इस परिवार की 4-4 पीढ़ी को प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया, देश के सर्वोच्च पदों तक पहुंचाने में योगदान दिया, जब ये लोग उनके नहीं हुए तो मेरे कहाँ होने वाले हैं। इसलिए ये सोच का अंतर है और इसको हम मान सकते हैं कि राहुल जी को कम से कम वक्तव्य देने के पहले उसकी सच्चाई और सत्यता की जानकारी भी लेनी चाहिए। योगी जी, आपने कहा कि अयोध्या के राम मंदिर का विवाद अब खत्म हो गया है सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद, लेकिन हाल ही में ऑपोजिशन, खास करके आम आदमी पार्टी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने, दोनों पार्टियों ने मिलकर एक बार फिर पैसों के विवाद पर, राम जन्मभूमि के ये जो मंदिर के कार्यक्रम है उस पर टिप्पणी की है, सवालिया निशान उठाया है। राहुल गांधी ने तो ये कहा है श्री राम स्वयं न्याय हैं, सत्य हैं, धर्म हैं, उनके नाम पर धोखा अधर्म है, राम मंदिर घोटाला उन्होंने कहा। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा करोड़ों लोगों ने आस्था और भक्ति के चलते भगवान के चरणों में चढ़ावा चढ़ाया, उस चंदे का दुरुपयोग अधर्म है, पाप है, उनकी आस्था का अपमान है। और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने भी ऐसे कई सारे सवाल उठाए थे। इस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि बहुत सी सफाइयां आई हैं, लेकिन हर आदमी ये जानना चाहता है कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जो हैं उत्तर प्रदेश के, उनकी क्या टिप्पणी है इस पूरी कंट्रोवर्सी पर। मैं पूछना चाहता हूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्रति मेरी, उत्तर प्रदेश वासियों की या भारतीय जनता पार्टी की आस्था और हम लोगों के समर्पण पे कोई संदेह नहीं करेगा। लेकिन आस्था की बात जब मैं राहुल जी के मुंह से और प्रियंका जी के मुंह से सुनता हूं तो मुझे स्वयं हंसी आती है। याद करिए, जब अंबिका सोनी जी केंद्र में संस्कृति मंत्री थी, माननीय उच्चतम न्यायालय में एक एफिडेविट कांग्रेस की तरफ से दाखिल हुआ था श्री राम सेतु के बारे में। तब इन लोगों ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बारे में किस प्रकार की टिप्पणी की थी। तो कौन सी आस्था की बात कर रहे हैं? जो राम के अस्तित्व को ही नकारते थे, आज वे राम के अस्तित्व को राजनीतिक स्वार्थों के कारण मान रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से इसका मतलब इनको अपने पिछले वक्तव्य के लिए माफी मांगनी चाहिए देश की जनता से, आस्थावान हिंदू समाज से। दूसरा, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का कार्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट कर रहा है और मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने इस संबंध में अपना वक्तव्य देकर के एक एक तथ्यों को सबके सामने रख दिया है। मुझे लगता है कि इसके बाद प्रश्न की कोई गुंजाइश नहीं रहती है और मुझे लगता है इनको इन सभी तथ्यों की जानकारी होनी चाहिए। उन तथ्यों को ये लोग देखें तो मुझे लगता है सारी चीज़ें इनके सामने स्पष्ट हो जाएंगी। योगी आदित्यनाथ जी, कोविड हैंडलिंग पर आपके कार्यकाल में गवर्नेंस पर बहुत से सवाल उठाए गए, चाहे वो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी हो, चाहे वो
आईसीयू बेड्स की अवेलेबिलिटी हो, अस्पतालों में लोगों को भर्ती करने के मामले में जो कमियां थी उसकी हो, दवाइयों की कमियों को लेकर, और यहाँ तक के हर चुनाव में ये एक मुद्दा बन गया है, चाहे वो दिल्ली में हो चाहे बंगाल में हो। एक तस्वीर है जो हर बार हर किसी ने उठाई है, ममता बनर्जी से लेकर राहुल गांधी तक सबने ये कहा है कि गंगा में लाशें तैर रही थी और नदी के किनारे जो एक मास ग्रेव्स बनाए थे, जो रेतों में लोगों ने शव बरी कर दिए थे, वहां दफना दिए थे। ये उत्तर प्रदेश की जो सरकार है इसकी सबसे बड़ी हार है जो कोविड में दर्शाई गई थी। इसको आप क्या कहेंगे? देखिए, कोविड का जो प्रबंधन है, नाविका जी, आप तो गौतम बुद्ध नगर जनपद में रहती हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, और अगर यूपी का ये एनसीआर का रीजन नहीं होता तो दिल्ली के लोगों को बेड नहीं मिलते। उत्तर प्रदेश था, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, बेहतर कोविड प्रबंधन था, तो दिल्ली के लोगों को, जब दिल्ली के अंदर दिल्ली की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार पूरी तरह विफल हो गई थी, हाथ खड़े कर दिए थे, तो गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, मेरठ, आपके मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मुरादाबाद, यहाँ के हॉस्पिटल्स में 60% लोग दिल्ली से थे जिनको बेड्स वहाँ उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे। यहाँ यूपी गवर्नमेंट उनको उपलब्ध करवा रही थी। हमने बेड्स उपलब्ध कराने में कोई भेदभाव नहीं किया, हर एक को दिया। कोविड प्रबंधन पहली वेव का हो या दूसरी वेव का, उत्तर प्रदेश का बेहतर करने का प्रयास किया गया। हमें इस बात को मानना होगा, ये महामारी है और महामारी को एक सामान्य फ्लू के रूप में नहीं लेना होगा। दूसरा, जहां तक गंगा जी की बात है, जिन्होंने भारत को समझा नहीं, भारत की परंपराओं के बारे में नहीं जानते, वे लोग भारत के बारे में बात भी वैसी उसी प्रकार की अधूरी करेंगे। आखिर यही तो लोग थे जो लोग राम को मिथक कहते थे, श्री कृष्ण को मिथक कहते थे, भारत के देवी देवताओं का अपमान करते थे। हम भी इस बात को मानते हैं कि गंगा जी में किसी भी मृत शरीर को प्रवाहित नहीं करना चाहिए, लेकिन परंपराएं चली आ रही हैं। तीनों प्रकार की परंपराएं, भारत के सन्यास की परंपरा में बहुत सारे ऐसे परंपराएं हैं हिंदू समाज की जिसमें ये चीजें होती हैं, अग्नि संस्कार की भी, भू समाधि की भी और जल समाधि की भी। इन तीनों परंपराओं के साथ जुड़ा, और ये पहली बार नहीं हुआ है। हम 2017 में आए हैं, 2014 के और 2012 के चित्रों को आप उठा करके देखें ना, आप ही लोग उठाते थे मीडिया में, उस समय भी ये चित्र थे। आखिर उस समय तो कोरोना नहीं था, तब भी इस प्रकार के दृश्य थे। ये एक निश्चित मुहूर्त होता है, एक निश्चित समय होता है जिस समय अग्नि संस्कार नहीं होता है। पंचक के उस समय में कोई भी मृत शरीर, कुछ कम्युनिटी ऐसी हैं, कुछ संप्रदाय ऐसे हैं जहां पर वे लोग उसको जल प्रवाह करते हैं। लेकिन हम लोगों ने पिछले 3-4 सालों के अंदर नमामि गंगे की परियोजना को, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने निर्मल गंगा के अभियान को आगे बढ़ाया, तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम लोगों ने अवेयरनेस के कार्यक्रम तो चलाए, लोगों को इसके लिए तैयार भी किया। लेकिन कुछ समुदाय ऐसे हैं जो गंगा के किनारे या तो प्रवाह करेंगे या दफनाएंगे, और उन लोगों को व्यापक, यद्यपि हर बड़े गांव में, बड़े कस्बों के बाहर, नदियों के तट पर हम लोगों ने सौदागृह बनाए, लेकिन फिर भी लोग उस पे जाते हैं। पुरानी परंपराएं हैं, प्रयास किया जाता है लोगों को तैयार करने के लिए, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हुई हैं। और मुझे लगता है कि आप 2017 के पहले के
समाचार पत्रों में और विभिन्न जो न्यूज़ चैनल हैं इनमें जो चले हुए उस समय के जो विजुअल्स हैं उनको देखेंगे तो मुझे लगता है आपको लगेगा कि नहीं, ये कोई नया नहीं है, पहले भी इस प्रकार की चीज़ें होती रही हैं और ये उसी का पार्ट है। स्वाभाविक रूप से मैंने जैसे कहा कि जो लोग पहले मर्यादा पुरुषोत्तम राम को नहीं मानते थे आज मान रहे हैं, तो पहले श्री कृष्ण को नहीं मानते थे आज मान रहे हैं। हम उनकी इस मजबूरी को भी समझते हैं और मुझे विश्वास है कि वे लोग भारतीय परंपरा और भारतीय आस्था का सम्मान करना भी सीखेंगे। योगी जी, बाहर इंटरनेशनल अखबारों में ऐसे कई आर्टिकल्स आए हैं जिसमें कहा गया है कि भारत देश में अंडर रिपोर्टिंग हुई है कोविड में जो मृत्यु हुई है लोगों की। अब तक जो ऑफिशियल फिगर्स हैं वो 4 लाख के करीब हैं, लेकिन लोग कहते हैं भारत में 25 लाख लोग मरे हैं कोविड की महामारी से सेकेंड वेव में, और ये नंबर बहुत उत्तर प्रदेश से भी आया है। जो लोग कहते हैं कि ये अंडर रिपोर्टिंग हुई है, और कुछ लोग पंचायत चुनाव में जिस तरह से टीचर्स की ड्यूटी थी, 700-750 टीचर्स की मृत्यु हुई है, डॉक्टर्स की मृत्यु हुई है, ये सब आंकड़े गिनाकर कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बहुत अंडर रिपोर्टिंग हुई है मृत्यु की। आप इसे क्रिटिसिज्म को मानते हैं? देखिए कोरोना प्रबंधन भारत के अंदर WHO ने सराहा है। फर्स्ट वेव और सेकंड वेव, इस सेकंड वेव में 4 लाख नहीं मरे हैं। मार्च 2020 से लेकर के अब तक 4 लाख लोगों की मौत, दुखद मौत कोरोना से देश के अंदर हुई है। ये केवल सेकंड वेव का नहीं है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों वेव का है। उत्तर प्रदेश के अंदर मार्च 2020 से लेकर अब तक 22,600 मौतें कोरोना से हुई हैं। ये वे मौतें हैं जिनका टेस्ट होता है, जिन लोगों, चाहे वह होम आइसोलेशन में हो या क्वारंटीन सेंटर में रहे हों या हॉस्पिटल में रहे हों, अगर उनकी दुखद मौत हुई है तो हमारे पोर्टल में वह स्वयं ही अपलोड होता है और नेशनल पोर्टल के साथ वो जुड़ जाता है। मैं इस बात को मानता नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश पहला राज्य है और दुनिया के अंदर संभवतः पहला मॉडल यूपी ने खड़ा किया था, जहां पे डोर टू डोर सर्वे, समय पे दवा उपलब्ध करवाना, 24 घंटे के अंदर टेस्ट करवाना, फिर क्वारंटीन या होम आइसोलेशन या हॉस्पिटल तक उन्हें पहुंचाने की व्यवस्था करना है। यूपी के इस मॉडल को पहले भी लोगों ने सराहा है और आज भी दुनिया के अंदर लोग इसको बहुत पॉजिटिव तरीके से ले रहे हैं। हम लोगों ने इसको लागू किया, अच्छे ढंग से लागू किया। आज आप देख रहे होंगे तमाम राज्यों में कोरोना अभी भी रफ्तार पकड़ रहा है, वहाँ लॉकडाउन है। यूपी के अंदर आज केवल 125 कोरोना पॉजिटिव के केसेज आए हैं। 3 जनपद ऐसे हमारे हैं जहां पर एक भी एक्टिव केस नहीं है। लगभग 35 से 40 जनपद ऐसे हैं जहां एक भी पॉजिटिव केस आज नहीं आए हैं। हमारा कार्यक्रम निरंतर चल रहा है और हमने अपनी टेस्टिंग क्षमता भी 0 से लेकर के 4 लाख तक पहुंचाई है। हमने बेड्स की क्षमता अपनी बढ़ाई है। जब पहला कोरोना का पॉजिटिव केस यूपी के अंदर आया था मार्च 2020 में, प्रथम सप्ताह में 2 मार्च 2020 को, तो हमारे पास टेस्टिंग की क्षमता नहीं थी, कोई सुविधा नहीं थी और एक भी बेड हमारे पास ऐसा नहीं था कि जहां हम कोविड पेशेंट को भर्ती कर सके। हमें टेस्ट के लिए सैंपल भेजना पड़ा था NIV पुणे, और उस समय हम लोगों को जो आगरा में केस आए थे इनको सफदरजंग दिल्ली भेजना पड़ा था। आज हमारे पास 1.5 लाख बेड्स हैं उत्तर प्रदेश के अंदर
जो हम लोगों ने इस दौरान पीएम केयर के माध्यम से, भारत सरकार के सहयोग से, राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से और जो हमें जन सहयोग मिला इसके सहयोग से इतना इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया। हर जिले में लैब्स दी, हर जिले में लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के हॉस्पिटल बनाए। निगरानी समितियां 72,000 निगरानी समिति गांव-गांव में काम कर रही हैं और कोरोना प्रबंधन यूपी का सबके सामने एक मॉडल के रूप में सामने आया है। 24 करोड़ की आबादी को कोरोना महामारी से बचाना, ये वक्तव्य तो उस समय भी आ रहे थे जब लोग कहते थे, पहले उन्होंने कहा कि कोरोना यूपी में नियंत्रित हुआ, तो मैं स्वयं फील्ड में उतर गया, मैंने कहा मैं भी देखता हूँ कहाँ नियंत्रित है। फिर कहा गया कि ये तो गांव में फैल चुका है, तो मैं गांव की तरफ गया तो गांव में भी गायब था। अब हम नियंत्रित कर लिए तो फिर अंडर रिपोर्टिंग की बात सामने आई। अलग अलग वक्तव्य अलग अलग समय में इनके हैं। आखिर मैं तो अपने वक्तव्य पे आज भी अडिग हूं, लेकिन ये जो लोग वक्तव्य देते हैं ये लोग अपनी बातों से क्यों मुकर जाते हैं? वे लोग जो पहले कहते थे कि कोरोना अनियंत्रित यूपी में, कहाँ अनियंत्रित है? उनको पूछा तो जाना चाहिए। कि दुनिया के विशेषज्ञ कहते थे कि यूपी के अंदर कोरोना के मामले 24 अप्रैल के बाद 1.5 लाख से अधिक पर डे आएंगे। यूपी के अंदर तो हम जो पीक था वो हमारा 38,055 केस आए थे 24 अप्रैल को। कहते थे मई के अंत तक यूपी में एक्टिव केस की संख्या 30 लाख से लेकर 50 लाख होगी। हमारे पास एक्टिव केस की संख्या यूपी में केवल 3,10,000 तक पहुंची थी और आज एक्टिव केस यूपी में 1594 हैं। यूपी के अंदर आज कुल पॉजिटिव केस 125 आए हैं और 125 भी कौन हैं? जिनमें से एक परिवार सुल्तानपुर का है, जिनमें एक साथ 20 लोग, उससे वह मुंबई से आया परिवार, यानी इन्फेक्शन मुंबई से लेके आया, 20 लोग एक साथ इन्फेक्ट हुए हैं। एक परिवार गोंडा का है, एक साथ 8 लोग वहां इन्फेक्ट हुए हैं। हम लोग जो प्रधानमंत्री जी ने पहले उसमें हमें दिया था ट्रिपल टी का, ट्रेस, टेस्ट एंड ट्रीट, इस ट्रिपल टी के फॉर्मूले को हम लोगों ने पूरी मजबूती के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ लागू किया। हम लोग फील्ड में काम कर रहे हैं, हम लोग एक एक घर में जा रहे हैं। हम लोगों के पास इतनी फुर्सत नहीं कि हम लोग कोई प्रोपेगेंडा कर सकें और प्रोपेगेंडा के माध्यम से अनावश्यक रूप से लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा कर सकते हैं। जो है वो सबके सामने है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये पब्लिक भी जान रही है, हम भी जान रहे हैं। अब वाशिंगटन पोस्ट लिखे या कोई विदेशी न्यूज़पेपर लिखे, जिनको यूपी से दूर दूर तक का वो नहीं, वे अपने देश को देखें ना। यूपी सुरक्षित स्थिति में है और यूपी आगे भी सुरक्षित स्थिति में होगा। थर्ड वेव की भी पूरी तैयारी हमारी है। हम उत्तर प्रदेश की जनता को पूरी तरह सुरक्षित रखने में सफल होंगे। योगी जी, आखिरी में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूं। अब जो पंचायत के चुनाव हैं उसके बाद कहा जा रहा है योगी आदित्यनाथ इज ऑन अ हाई। इस बार के जो चुनाव होंगे आगामी विधानसभा के, उसमें योगी आदित्यनाथ के बनाम खड़े होंगे अखिलेश यादव के, मायावती के, बीजेपी के अंदर के नेता? क्योंकि बहुत कहा जा रहा है कि आप दिल्ली गए, दिल्ली के नेता यहाँ आए, ऑब्जर्वर्स की तरह सबसे बातचीत की गई और अंदर के जो हाल ठीक नहीं थे बीजेपी के, वो फटाफट ठीक किए गए और आज योगी आदित्यनाथ फिर मजबूत हैं। तो आपका चुनाव किसके बनाम है? देखिए, हमारा चुनाव उत्तर प्रदेश की जनता की खुशहाली और उत्तर प्रदेश के नागरिकों की सुरक्षा और समृद्धि को लेकर के है। हमने काम किया होगा, पब्लिक का सेंटिमेंट और पब्लिक का सपोर्ट हमें प्राप्त होगा। हमने प्रदेश में सुरक्षा का वातावरण बनाया है तो पब्लिक का सपोर्ट हमें प्राप्त होगा। और मुझे लगता है, मैंने आपको पहले बताया ना कि 2019 और उसके बाद उपचुनाव, फिर पंचायत के चुनाव, जो ये ट्रेंड है आप देख रहे होंगे, ये इंक्रीजिंग का है, ये बढ़ोतरी का है।
भारतीय जनता पार्टी 2017 की पुनरावृत्ति उत्तर प्रदेश के अंदर करेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में उत्तर प्रदेश के अंदर बनेगी और 2017 में सरकार बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो फिर आपसे बातचीत करेंगे और उसके साथ बातचीत करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। 2022 अभी दूर है योगी जी, बीच में जब चुनाव होंगे तो हम आपसे फिर समय मांगेंगे, क्योंकि चुनाव है तो जरूर राजनीति होगी, चुनाव है तो कई आपके वादे होंगे पब्लिक से, पब्लिक के वादे और ऑपोजिशन की तीखे प्रहार, हर चीज पर आपसे हम दोबारा जवाब मांगेंगे फिर एक बार फ्रैंकली स्पीकिंग पर आज हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू वेरी मच योगी आदित्यनाथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद।